टू द कुमारदेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जी, इसका अध्याय 3 राष्ट्र राज्य तथा राजनीतिक का भूमंडलीकरण भूमिका। पाश्चात्य सभ्यता 3 कालखंडों में विभाजित है। प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली। इन तीनों कालखंडों में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के जन्म और क्रमिक विकास की परिणति मात्र है। राष्ट्रीय राज्य शब्द से ही यह परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय तथा राज्य में कितना मूलभूत अंतर है। दोनों में संयोजन भी विद्यमान है। राज्य की परिकल्पना एक ऐसी क्षेत्र प्रधान राजनीतिक इकाई के रूप में की गई है जिसकी सीमाएं एक राष्ट्रीय समूह के क्षेत्रीय विभाजन के स्वरूप है। संक्षेप में यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक राष्ट्र के पास अपना स्वयं का राज्य हो, राष्ट्रीय राज्य स्वयं को आत्मनिर्भर हो सके। यह स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जितना एक देश औद्योगिक रूप से विकसित होगा उतना ही वह कच्चे माल की आपूर्ति तथा अपने उत्पादनों के लिए बाजार की खोज में दूसरे देशों पर निर्भर होगा। इस संदर्भ में भूमंडलीकरण के दो भिन्न भिन्न दृश्य प्रकट होते हैं। प्रथम ये दर्शाता है कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्रियाकलाप विश्व स्तर पर संग्रह रूप में परस्पर जुड़ रहे हैं। दूसरे, अनेकों राज्यों तथा समाजों में पारस्परिक क्रियाएं और संबंध तीव्रतर हुए हैं, जिनसे मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समाज की रचना होती है। राष्ट्रीय तथा राज्य शब्द के अर्थ का विवेचन पिछले पाठ में हो चुका है। इस पाठ में आप राष्ट्रीय राज्य प्रणाली तथा विभिन्न सत्य गुटों, उनकी अंतर्बाधित स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य: यह पाठ पढ़ने के बाद आप राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का अर्थ समझ सकेंगे। राष्ट्रीय राज्य तथा क्षेत्र राज्य के बीच अंतर स्थापित कर सकेंगे। राष्ट्रीय राज्य के विकास का वर्णन कर सकेंगे। तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय राज्य किस प्रकार उदित हुए हैं यह भी जान सकेंगे। भूमंडलीकरण की अवधारणा और राष्ट्रीय राज्यों की पारस्परिक निर्भरता को प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्यात कर सकेंगे। राष्ट्रों के बीच पारस्परिक निर्भरता के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे। राष्ट्रीय राज्य: इससे पहले कि हम आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की प्रकृति व कार्यप्रणाली को समझें, यह आवश्यक होगा कि हम उसके अर्थ, उत्पत्ति व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पामर के अनुसार राष्ट्रीय राज्य प्रणाली राजनीतिक जीवन का एक ऐसा नमूना है जिसमें जनता अलग अलग संप्रभु राज्यों के रूप में संगठित होती है, जो कि एक दूसरे से मित्र प्रभाव व तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। यह राज्य आपस में संघर्ष तथा सहयोग द्वारा बंधे रहते हैं। अपने हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय राज्य शांतिपूर्ण संवाद के तरीके अपनाते हैं तथा इनके सिद्धांत न होने पर सत्य प्रयोग के तरीके भी अपनाते हैं। राष्ट्रीय राज्य का अर्थ: ये एक सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय राज्यों ने क्षेत्र राज्यों का स्थान ले लिया है, परंतु सभी राज्य क्षेत्र के दावेदार हैं और राष्ट्रीय राज्य भी उसके अपवाद नहीं है। क्षेत्र राज्य की तुलना में राष्ट्रीय राज्य का विचार इस बात का द्योतक है कि इस क्षेत्र जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या का है, किसी अन्य का नहीं।
उस राज्य को राष्ट्र राज्य नहीं कहा जा सकता जो किसी राज्य की परिसीमा का उल्लंघन करके राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयत्न करे, चाहे वे एक प्रांत या साम्राज्य हो। राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना साम्राज्य से भिन्न है। साम्राज्य जो कि क्षेत्र राज्य प्रणाली का एक रूप है जिसमें सशस्त्र जनसंख्या या चाहे राष्ट्रीय चाहे वे अलग निर्दिष्ट क्षेत्र के निवासी होने का मुखौटा धारण करते हो भी श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट समझे जाते हैं। राष्ट्रों में वह शामिल है जिनका जन्म वहाँ हुआ है। राज्यों में वह शामिल है जिनके ऊपर उनकी अपनी संप्रभु वैधानिक सत्ता विद्यमान है। अंत एक सच्चे राज्य राष्ट्र में वही व्यक्ति शामिल होते हैं जिसका जन्म वहाँ हुआ है तथा जिनके ऊपर उनकी संप्रभुत्व वैधानिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय राज्य का विकास। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस व अमेरिका आदि में हुई औद्योगिक क्रांतियों की विजय के पश्चात समाजशाही का स्थान लिया। नए पूंजीवादी वर्ग के राजनीतिक संगठन है। गत 4 शताब्दियों का इतिहास राष्ट्रीय राज्यों के जन्म व विकास का इतिहास है। 20वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध जारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। राष्ट्रीय राज्यों के जन्म और विकास में अनेक बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक तत्वों का योगदान रहा है। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को प्रोत्साहित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। रोमन साम्राज्य में पवित्र रोम साम्राज्य का विघटन तथा संवतवाद का अंत। भूक्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभु सत्ता व कानून पर आधारित राष्ट्रीय राज्यों का उदय। मैं कियावाली, बोधा, ग्रेसियस, होस्ट, अथुसियस तथा अन्य विचारकों तथा संवैधानिक व बौद्धिक योगदान। रोमन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया सन 410 ईस्वी के आसपास गोथ के आक्रमण के साथ आरंभ हुई। सन 476 ईस्वी तक रोम साम्राज्य विनष्ट हो गया। यह टूटकर हजारों छोटी छोटी संवाद इकाइयों में बट गया तथा साम्राज्यवादी शासन का स्थान स्थानीय शासन ने ले लिया। रोमन साम्राज्य की अवनति के साथ ही 395 ईस्वी में चर्च नाम की संस्था विखंडित होकर पूर्वी पवित्र रोमन साम्राज्य, कट्टर कैथोलिक चर्च व पश्चिमी पवित्र रोमन साम्राज्य, रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में परिवर्तित हो गई। 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के कैथोलिक प्रतिगामी सुधार आंदोलन ने पवित्र रोमन साम्राज्य में अनेक विघटन किए। जब अंदरूनी कारणों से साम्राज्य विखंडित हो रहा था उसी समय उस काल को राजकुमारों, ड्यूकों तथा राजाओं की राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध जीवन मरण के संघर्ष से जूझना पड़ा, जिसमें इसकी हार होती गई। पवित्र रोमन साम्राज्य का स्थान सने राष्ट्रीय राज्यों के गठन लेते गए। संवादवादी इकाइयों ने जो कि रोम साम्राज्य के विनाश का केंद्रीय सत्ता की समाप्ति के बाद यूरोप में उभरी थी, दीर्घकाल तक अपना वर्चस्व बनाए रखा। वह सरकार के समान ही कार्य करती थी तथा जनता के हितार्थ अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक व न्यायिक गतिविधियों को अंजाम देती थी। परंतु राष्ट्रीय राज्यों
के आने से पहले ही इनकी उपयोगिता समाप्त होने लगी और इनका शीघ्र पतन होने लगा। रोमन साम्राज्य पवित्र रोम साम्राज्य तथा संवत प्रणाली के विघटन के साथ ही राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व उभरने लगा। शताब्दियों तक अस्तित्व में रहने के कारण समाप्ति इकाइयाँ मजबूत हो गई तथा विवाह वह विजय के द्वारा दृढ़ भी हो गई थी। इनके शासन जिनके बदनाम ड्यूकू राजकुमार राजा आदि थे लगातार परस्पर लड़ते या संघर्षशील रहते थे। उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली संवतों ने अपेक्षाकृत विस्तृत भूक्षेत्रों को विजित कर उन पर शासन किया। 13वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान यह प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गई। अपेक्षाकृत बड़े राजतंत्र राष्ट्रीय राज्यों का रूप लेते गए। इस प्रकार संवती इकाइयों से राष्ट्रीय राज्यों की रचना मूलतः उसी आधार पर हुई जिस मजबूती व प्रभाव के आधार पर यह भूक्षेत्र निर्मित व शासित हुए। पोप की सत्ता के कर्मी खास और सुसंगठित समुदाय के प्रादुर्भाव जो कि नए निर्मित राज्यों के प्रति वफादार थे ने इस प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान की। मध्य श्रेणी के व्यापारी वर्ग के पनपने तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी या जर्मन भाषाओं व उनके साहित्य के विकास ने भी अपना योगदान किया। पर इस पर इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन में नए राज्य निर्मित हुए। 12वीं शताब्दी तक वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस तथा अन्य अनेक छोटे किंतु स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य उत्तरी इटली में स्थापित हुए। इटली के इन राष्ट्रीय राज्यों में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध थे तथा इन्होंने कूटनीति, संधि तथा विदेश नीति के लिए शक्ति संतुलन जैसी नीतियों का विकास कर लिया। विचारकों तथा राजनीतिज्ञों के संवैधानिक व बौद्धिक योगदान ने राष्ट्रीय राज्यों के प्रादुर्भाव एवं विकास में अत्यधिक सहायता की। मैकियावेली, बोधा व हॉब्स ने पोप व उनकी सत्ता के विरुद्ध राजाओं के शासन के अधिकार का समर्थन किया। हल्थुसियस ने कहा कि राजाओं को शासन करने की शक्ति में जनता को भागीदार बनाना चाहिए, क्योंकि राजाओं का जनता के साथ जो अनुबंध है उसी के अनुसार वह शासन करते हैं। इसलिए राजाओं का यह कर्तव्य है कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंटों को भी विश्वास में ले वहाँ उनकी रक्षा करे। एक दूसरे महान विचारक ग्रोसियस ने राजा की अपने राज्य सार्वभौम सत्ता का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा दूसरे राष्ट्रों द्वारा उनकी मान्यता व संप्रभुता पर उनके द्वारा लिखित सीमाओं की आवश्यकता पर बल दिया। मैकियावेली के अनुसार शासक के हित सर्वोपरि है। अंधसत्ता का साधन के रूप में प्रयोग करके उनकी रक्षा की जानी चाहिए। इन विचारकों व राजनीतिज्ञों के विचार ने राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को संवैधानिक आधार प्रदान किया और उनकी प्रगति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए। उन्होंने चर्चा की सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति का समर्थन किया तथा राजकाज में उपयुक्त होने वाले उपगम प्रदान किए। तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रीय राज्य का उदय। 20वीं शताब्दी में एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद के पतन के बाद भारत, पाकिस्तान एवं मिस्र, नाइजीरिया, घाना, फिजी, वियतनाम, इंडोनेशिया, लीबिया, सीरिया तथा अन्य अनेक नए राज्य अस्तित्व में आए। कई मसलों में
इन राज्यों की रचना राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के परिणाम स्वरूप हुई। इन राष्ट्रों को संपूर्ण प्रभुत्व लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मिली। साम्राज्यवादी देशों ने इन राज्यों का अत्यधिक शोषण किया तथा स्वतंत्र होने के बाद भी इनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पिछड़ापन मौजूद है। यूरोप के राज्यों ने अपने अधीन उपनिवेशों का निर्दयता से शोषण करके अपने को अमीर बना लिया, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व वातावरण शताब्दी के दौरान इन उपनिवेशों में शिक्षित शहरी वर्ग के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ तथा यह स्वतंत्र हुए राष्ट्रीय संप्रभु राज्यों के रूप में उभरे। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संचार के मानचित्र में अनेक नए राज्य दिखाई पड़े। वर्तमान में नव स्वतंत्र राज्यों को तीसरी दुनिया के देशों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अमेरिकी अथवा सोवियत गुट में से किसी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने का निर्णय लिया। अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उन्हें अविकसित अथवा विकासशील देश कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के तत्व। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के 3 मुख्य तत्व हैं, जो कि विगत शताब्दियों में भी राज्य प्रणाली के आधार थे। वे है संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व राज्यों की वैधानिक समानता। संप्रभुता का अर्थ है कि यह देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तथा अपने अपने भूखंडों में इनकी सरकारें कानून निर्माण सर्वोच्च सत्य रखती है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम वेस्टफालिया की संधि द्वारा स्थापित हुआ, जिसके अनुसार केवल संप्रभु राज्यों को ही परस्पर संधि संबंध बनाने का अधिकार है तथा संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई का कोई वैधानिक आधार नहीं है। वे अन्य राज्यों के साथ संधि नहीं कर सकते और न ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभु राज्यों को मिलने वाले अधिकारों पर भी उनका दावा नहीं बनता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य के लिए अपने भूक्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च असीमित सत्ता, जिस पर कोई बाहरी नियंत्रण ना हो। वर्तमान में भी संप्रभुता विहीन राजनीतिक इकाई का अन्य राज्यों में कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता भूक्षेत्रीय अखंडता है, जो कि प्रथम विशेषता का तथाकथित परिणाम है। राज्यों की सीमाओं की रक्षा हर दशा में ही होनी चाहिए। संप्रभु राज्य आंतरिक मसलों में बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं करते, अतः उन्हें भी दूसरे राज्यों के मसलों में ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित तो कर सकते हैं, परंतु उन्हें पारस्परिक भूक्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। तीसरे, सभी राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समान सदस्य हैं, चाहे उनके आकार, जनसंख्या, सैनिक क्षमताओं, आर्थिक संसाधनों आदि में कितनी ही असमानता हो। सभी छोटे बड़े राष्ट्रों के समान अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी माना गया है। ये कुछ इसी प्रकार है कि जैसे सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं, चाहे उनका शैक्षिक व आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी स्वतंत्र राज्यों की समानता का यह सिद्धांत लगभग उसी समय अपनाया गया जब
राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। 18वीं शताब्दी के अनेक लेखकों ने भी राज्यों के समानता के सिद्धांत का समर्थन किया। राष्ट्र राज्य व्यवस्था में परिवर्तन। 20वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रीय राज्य प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम राष्ट्रीय राज्य प्रणाली अधिक अंतर्राष्ट्रीय व भूमंडलीयकृत हो गई है। इसके दायरे में यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया आदि सभी महाद्वीपों के छोटे बड़े राष्ट्र आ गए। विशेष एशिया व अफ्रीका में इस प्रणाली का विस्तार अत्यधिक हुआ है, जिसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान, थाईलैंड, नेपाल और इथियोपिया जैसे कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों को छोड़कर एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में केवल औपनिवेशिक देश ही थे। आजकल इन महाद्वीपों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका जैसे स्वतंत्र देश मौजूद है। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, मिस्र तथा पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीका के अनेक दूसरे देश महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राज्यों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे राज्य प्रणाली के पारिवारिक पक्षीय सदस्यों की दृष्टि से इन देशों की संख्या और जनसंख्या बहुत अधिक है। इनके प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके प्रवेश से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अच्छा विस्तार हुआ है। उन्होंने साम्राज्यवाद व नस्लवाद जैसे कुछ नाजुक मसलों के बारे में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बल्कि विश्व शांति की निशस्त्रीकरण जैसे मौलिक मसलों में भी अहम भूमिका अदा की है। अभी हाल के वर्षों में भारत व मिस्र तथा अन्य निगुट देशों ने पश्चिमी देशों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में शांति स्थापित करने की भूमिका अदा की है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र अमेरिका, यूरोपीय देशों से हटकर अफ्रीकी, एशियाई विश्व पर हो गया, अर्थात लंदन, पेरिस, वाशिंगटन के स्थान पर नई दिल्ली, काहिरा व बीजिंग हो गया है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अफ्रीकी, एशियाई राजधानियों के प्रभाव पर दबाव बढ़ रहे हैं। तीसरे राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के अंतर्गत वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बदलाव के कारण राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शक्ति संतुलन अब केवल यूरोपीय परिदृश्य तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि यह प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक होता था। वर्तमान कहीं एक अकेली दूसरों पर हावी रहने वाली शक्ति नहीं है। साथ ही ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश का एकाधिकार अब नहीं है। भूमंडलीकरण को समझने के लिए यदि आप देखें कि संसार के सभी राष्ट्रीय राज्य आपस में इतने घनिष्ठ रूप से मिलजुल गए हैं कि भूमंडल पर रहने वाली समस्त मानव जाति अपने को एक समुदाय के ही सदस्य के रूप में मानते हैं। जब तक भूमंडलीय राजनीतिक, भूमंडलीय संगठन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था, तब परस्पर संबंध वाले किंतु अलग अलग बहुत से राष्ट्रीय राज्य थे। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की इकाइयों के रूप में जाने जाते थे। अभी भी राष्ट्रीय राज्य अपनी संप्रभुता व भूक्षेत्रीय अखंडता को बराबर रखने के लिए कृत संकल्प है, किंतु फिर भी वह पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर इतने निर्भर है कि एक विश्व, एक भूमंडल, एक बिरादरी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीय राज्य की पारंपरिक प्रधानता क्षीण हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर भूमंडलीय राजनीति का बोलबाला है।
साने साने एक नया भूमंडलीय समुदाय उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों का प्रावधान। भूमंडलीयकरण का अर्थ है कम से अलगाव, परंतु राज्यों के बीच सहयोग अथवा एकता में भागीदारी। भूमंडलीय व्यवस्था के तहत अनेकों दूसरी संस्था भी एक समुदाय के रूप में घुल मिल रही है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने भी एक विश्व समुदाय के उदित होने में सहायता की है। यातायात व संसार के तीव्रगामी सदस्यों, सीधा टेलीफोन संपर्क, फैक्स, इंटरनेट आदि के कारण न केवल सरकारें बल्कि सिंधुर देशों के नागरिक भी इतनी गहराई से संपर्क स्थापित करते हैं कि राष्ट्रीय सीमाएं भी धुंधली हो गई है, कदापि समाप्त नहीं हुई है। व्यापार तथा मौज माजे के लिए लोग बाग एक महाद्वीप से दूसरे में एक दिन में ही आने जाने लगे हैं। केवल एक देश से दूसरे देश में ही नहीं, वह विश्व के विभिन्न भागों से एक दूसरे से वार्तालाप अपने घरों अथवा कार्यालयों में बैठे रहकर ही कर लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता अत्यधिक दृष्टिगोचर है। एक देश में स्थित बड़ी कंपनियां दूसरे देशों से जब व्यापार करती है तो वह बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है। राष्ट्रीय से विलंग यह निगम पूरे विश्व को अलग अलग बाजार बनाने के स्थान पर ही एक ही बाजार मानती है। राष्ट्रीय राज्यों की आपसी दूरी को कम करने वाले इस आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मेल मिलाप को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है तथा यह नई उभरने वाली प्रणाली ही भूमंडलीय व्यवस्था है। राष्ट्रीय राज्य तथा भूमंडलीकरण अपनी सत्ता में ह्रास के कारण राष्ट्रीय पहचान की समरूप अनुमति लागू करने में असमर्थ है। राष्ट्रीय समरूपता का दबाव दूर होते ही दूसरी शक्तियों को उठने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय भूक्षेत्र के अंतर्गत बहुआयामी नई नई पहचानें उभर रही है। ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे राष्ट्रीय राज्य पर ऊपर नीचे से घातक प्रहार हो रहे हैं। ऊपर आकाश में भूमंडलीकरण के चक्रवात भंडारा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय मिट्टी के नीचे भूकंपीय दरारें फट रही है। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता स्थानीय वह भूमंडलीय दबाव के नीचे छिन्न भिन्न हो रही है। आर्थिक मजबूरियां राज्यों को अपनी संप्रभुता के कुछ एक भाग राष्ट्र के ऊपर की संस्थाओं को सौंपने के लिए बाध्य कर रही है। यूरोपीय संघ इसका अच्छा उदाहरण है। दक्षिण एशिया में 10 देश है। भारत सहित इसके पड़ोसी 7 देशों का यह गठन क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। तकनीकी प्रगति के कारण राष्ट्रीय सीमाओं में छिद्र हो गए हैं। राज्य संप्रभुता बनाए रखते हैं, किंतु सरकारों की सत्ता में कमी आई है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों के बीच मुद्रा व सूचना की सीमा के पार अवगमन के नियंत्रण में रखना अब उनके लिए कठिन हो गया है। वह भूमंडलीकरण के दबाव का सामना कर रही है। इसके साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांगे भी जोर पकड़ रही है। पारस्परिक निर्भरता का साधारण ढांचा देशों को एकजुट होकर काम करते देखना चाहता है। वास्तव में भूमंडलीय माहौल में नागरिकों को अनेकों उद्देश्यों के लिए सहयोग करना पड़ता है, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना
आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ाना, प्रदूषण की रोकथाम, जलवायु में परिवर्तन को रोकना या कम करना, महामारी से लड़ना, हथियारों का आकलन को रोकना, उग्रवादियों को रोकना, आर्थिक मंदी से पार पाना, दुर्बल संसाधनों बंटवारा करना आदि वह मसले बढ़ रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय राज्यों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर संगठित प्रयास करना होता है। आर्थिक पारस्परिक निर्भरता, अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता का सामना करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। विश्व के अधिकांश भागों में बढ़ती गरीबी, उपयुक्त मानव संसाधन, पर्यावरण के खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा मानव जाति के अस्तित्व की समस्या जैसे मसले इसमें प्रमुख है। विश्व आर्थिक रूप से अत्यधिक पर एकजुट हो गया है तथा इस प्रणाली को सुव्यवस्थित का तरीका कार्यशैली एकदम बिगड़ गई है। दृढ़ भूमंडलीय मंच स्थापित करने का अब समय आ गया है जो कि आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरण संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके। राष्ट्रों के माध्यम पारस्परिक निर्भरता के प्रमुख क्षेत्र, विश्व अर्थव्यवस्था में आरंभिक विस्तार वह आधुनिक राज्य के उदय के साथ राष्ट्रीय संबंधों का गहन ताना बना उभरा है। आधुनिक काल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अपार में गूंथी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति की समझ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को पर्याय भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाता है। आधुनिक काल में पारस्परिक निर्भरता के क्षेत्र इस प्रकार सुरक्षा संबंधी दायित्व, आर्थिक पारस्परिक निर्भरता का प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी बनाना तथा पूरे विश्व में कानून के शासन को प्रोत्साहित करना। अत्यधिक पारस्परिक निर्भरता पर आर्थिक संगठन, भूमंडलीय संगठन के संदर्भ में राज्य क्रियाकलापों के कई क्षेत्र, सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, संचार, प्रशासनिक व वैधानिक क्रियाएं का उत्तरदायित्व घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में राज्य पर उत्तरदायित्व बढ़े हैं जिसे उनको अनेक नीति विषयक समस्याओं का सामना करना पड़ा है तथा जिसका उचित समाधान अन्य राज्यों तथा राज्यों के आंतरिक अन्य के संगठनों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ अपने राजनीतिक एकीकरण का स्तर बढ़ाना होगा। राज्यों के बीच राजनीतिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। एक देश की राजनीतिक व सुरक्षा समस्याएं दूसरे कई देशों को प्रभावित करती है। सन 1971 में बांग्लादेश के संघर्ष के समय भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध में जूझना पड़ा। श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों और सिंगली लोगों के बीच के संघर्ष ने भारत में ही हलचल मचाई है। 1990 में इराक द्वारा पड़ोसी कुवैत पर आक्रमण के समय पूरे पश्चिमी एशिया में खलबली मची तथा अमेरिका के नेतृत्व में 26 देशों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को इराक को हराकर कुवैत को मुक्त कराने भेजा। राजनीतिक रूप से एक देश से दूसरे देश में श्वेत श्याम के पीत वर्ण के नागरिकों के आगमन के कारण वह सब एक संप्रभु सत्ता के अधीन आ गए हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश भारतीय तथा अन्य एशियाई व अफ्रीकी लोग जो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य अनेक देशों के निवासी हैं, यह सब एकीकृत भूमंडलीय व्यवस्था के परिचायक है। आर्थिक सहयोग के परिणाम स्वरूप एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उदय हुआ है जो कि भूमंडलीय विपणन केंद्र के रूप में परिगत हो चुका है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से आपस में क्रियाकलाप करते हुए लोग
निर्धनता, भूखमरी, जनसंख्या विस्फोट, बाढ़ तथा भूकंप जैसी समस्याओं के हल ढूंढने में लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता के नागरिक इस पृथ्वी पर ऐसे कार्य कर रहे हैं मानो ये एक पृथ्वी रूपी अंतरिक्ष यान हो। इसे यही अभ्यास मिलता है कि राष्ट्रीय राज्यों की क्षमताओं में कमी आई है। ये बिल्कुल सच है, परंतु फिर भी भूमंडलीय राजनीति, विपगन प्रणाली व भूमंडलीय आंदोलनों के चलते भूमंडलीकरण के संवाहक के रूप में राज्य की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ी है। भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में पर्याय आधुनिक राष्ट्रीय राज्य को भूमंडलीय संबंधी ताने बाने में उलझा हुआ, जिसके ऊपर राष्ट्रीय व प्रशासनिक क्षेत्र से ऊपर की शक्तियाँ हावी है तथा जो अपने भाग्य को निर्दिष्ट करने में असमर्थ है, समझ लिया जाता है। भूमंडलीकरण को बहुधा एक समरूप करने वाली सत्ता भी समझ लिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय राज्यों की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की क्षमता को घटती है। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक भूक्षेत्रीय राष्ट्रीय राज्य किसी प्रभाव तथा संकट का सामना कर रहा है। फिर भी हम कह सकते हैं कि सरकारों व राष्ट्रों के स्तर पर संपर्कों में तीव्र वृद्धि के बावजूद भी राष्ट्रीय राज्य का युग निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुआ है। आपने क्या सीखा? इस पाठ में आपने राष्ट्रीय राज्य के बारे में विस्तार से कई बातों की जानकारी ली है, जिसका परिचय आपको पिछले पाठ में मिला था। आपने इस पाठ में पढ़ा है कि कैसे राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप शताब्दियों तक विकसित हुआ तथा किस प्रकार इसकी भूमिका बढ़ी तथा घटी है। भूमंडलीकरण के बारे में भी आपने इस पाठ में सीखा है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर स्थित पूरा विश्व आर्थिक व राजनीतिक रूप से सिमट रहा है तथा ऐसा लगता है कि स्वतंत्र मानव जाति पृथ्वी नाम के अंतरिक्षयान पर बसी है। बहुत सी संस्थाएं ऐसे विशाल आकार की कंपनियां, जिसको बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है, अधिकांश देशों में व्यापार कर रही है। इसे बहुत से राष्ट्रीय राज्यों के नागरिक व उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक एकीकृत विपणन प्रणाली से जुड़ जाते हैं। राष्ट्रीय राज्य अभी भी है, परंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों की जनता मानव जाति की सामान्य समस्याओं को हल करने में सहयोग कर रही है। इस प्रकार अब आप कह सकते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ तथा भारतीय होने पर मुझे गर्व है, परंतु मैं इस विश्व का भी सदस्य हूँ, जो कि एक भूमंडलीय संगठन के रूप में उदित हो रहा है। आपको भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के साथ साथ अपने आप को भूमंडलीकरण की इस नई प्रक्रिया में भी शामिल होना होगा। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।